हेलो स्टूडेंट्स, ए प्लस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इस वाले चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात मैं जो आपको इस चैप्टर में बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर को सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो गहरी चीज़ें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगी और ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझने के लिए पूरी वीडियो को आप आराम से बैठिए, एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और आराम से आप चैप्टर को देखना शुरू करिए। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उस वाले चैप्टर को पढ़ा दिया। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो 8th की जो CBSE की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से देखिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो आज का जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास है भागवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक 62 और 63, श्लोक नंबर 62 और 63। चलिए अभी मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया और आपको ये पढ़ना क्यों है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है लैंड रिसोर्स। ओके, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या चीज़ हम पढ़ेंगे? लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स मतलब, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। हर वो चीज़ जो आपकी नीड को पूरा करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जो आपकी नीड को पूरा करती है उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ये बोर्ड भी रिसोर्स है, ये पेन भी रिसोर्स है, जिस फ़ोन में आप इस लेक्चर को देख रहे हैं वो फ़ोन भी रिसोर्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से लैंड भी हमारे लिए क्या चीज़ है? रिसोर्स है। लैंड हमारे लिए रिसोर्स क्यों है? क्योंकि लैंड हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लैंड पे ही आप लोग फसल वगैरह ग्रो करते हो, लैंड पे ही आप अपना घर बना के रहते हो, ठीक है। लैंड पे ही आप लोग चलते फिरते हो, लैंड पे ही आपको क्या मिलता है? पानी मिलता है, ठीक। तो लैंड रिसोर्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है। बोले लैंड रिसोर्स रेफर्स टू द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। बोला क्या लैंड रिसोर्स क्या होता है? हमारी धरती का जो सरफेस है, धरती का जो सरफेस है उसका सॉलिड पार्ट, ठीक है। हमारे धरती का जो सॉलिड वाला पार्ट है जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज़मीन बोलते हैं, ठीक है। अब लैंड की बहुत सारी यूजेस हैं। तो लैंड की यूजेस क्या चीज़ है? सबसे पहले हम लोग इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में करते हैं, ठीक है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल वगैरह को ग्रो करने के लिए करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रोइंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, ठीक है। हमारे पास जो जंगल वगैरह हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पेस्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो एनिमल ग्रेजिंग वगैरह होते हैं ना, जो जानवर वगैरह चारा वगैरह चरते हैं, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तो बेसिक चीज़ें, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ये सारी चीज़ समझने के लिए। जहाँ पे ज़रूरत होगी कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उसके बाद लैंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। चाहे वो बिल्डिंग के लिए हो, हाउसेस के लिए हो, सिटीज़ के लिए हो, टाउन्स के लिए हो, आप जितने भी घर वगैरह बनाते हो वो सारी चीज़ों के लिए लैंड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आपका लैंड का इस्तेमाल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, यानी ज़मीन के अंदर से जो हम लोग मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, लोहा वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, कॉपर हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं वो भी सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी कहाँ होते हैं? ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ओके। आगे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी की सारी जो चीज़ें वो कहाँ पर होती हैं? लैंड पर ही होती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड बेस्ड ऑन ओनर्स, ठीक है। एक सेकेंड अब वेट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड बेस्ड ऑन ओनर्स। अब क्या किया गया कि ज़मीन को भी हमने क्या किया गया?
क्लासीफाई किया। हमारे पास जो लैंड होती है, लैंड को भी हमने क्या किया, क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट लैंड बोलते हैं। प्राइवेट लैंड क्या होता है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, फार्म लैंड हाउसेस, ठीक है। प्राइवेट लैंड किसको बोलते हैं, वो लैंड जो किसी की प्राइवेट है, जो किसी की अपनी निजी हो। जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो आपका जो घर है वो आपका एक तरीके की प्राइवेट लैंड है, ठीक है। आपके घर पे किसी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं हो सकता, कोई दूसरा व्यक्ति कल को आके ये नहीं कह सकता कि ये मेरा घर है, ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, ठीक। उसी तरीके से स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी क्या है, एक प्राइवेट लैंड है, ठीक है। तो इस तरह की लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट लैंड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड किसको बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिटी लैंड क्या होता है, ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज, एग्जांपल ग्रेजिंग लैंड, विलेज पॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी लैंड किस लिए होता है, कम्युनिटी लैंड हमारा होता है कॉमन यूज़ के लिए, ठीक, जो सभी का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। जैसे सड़क हमारे पास होगी, सड़क की जो ज़मीन होगी वो कम्युनिटी लैंड के अंदर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे हक सभी का है, किसी एक पर्सन का नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेजिंग वगैरह का, जहाँ पे चारा वगैरह चरते हैं जानवर वगैरह, ठीक है। जो विलेज के पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, कम्युनिटी लैंड के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शायद इसमें मार्कर में थोड़ा सा कुछ इशू आ गया, टेक्निकल फॉल्ट है। आगे देखिए, हमारे पास क्या चीज़ है, गवर्नमेंट लैंड। गवर्नमेंट लैंड क्या चीज़ होती है, ओन बाय एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल नेशनल पार्क्स, रोड्स वगैरह। देखो, गवर्नमेंट लैंड वो होती है ऐसा लैंड जो जिसको मेंटेन कौन करता है, सरकार मेंटेन करती है, ठीक है। और अधिकार भी किसका होता है, सरकार का होता है। इसमें आपकी नेशनल पार्क्स वगैरह, रोड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, पब्लिक लैंड। पब्लिक लैंड क्या होता है, जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, जैसे प्ले ग्राउंड वगैरह, पब्लिक पार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपके लिए सिंपल होगी, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा, प्राइवेट लैंड जो किसी का पर्सनल लैंड हो, कम्युनिटी लैंड जो सभी का हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट लैंड, जिस पे हक किसका हो, सरकार का हो, सरकार के अंडर आती हो। और पब्लिक लैंड क्या चीज़ हो गया, जो जनरल पब्लिक के लिए होती है, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, अब ज़मीन के साथ समस्या क्या चीज़ है, इस चीज़ को पहले समझिए। ज़मीन के साथ हमारी समस्या क्या चीज़ है, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, हमारे पास ज़मीन के साथ समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स विद लैंड। सबसे पहले क्या चीज़ है, ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या चीज़ है कि लैंड का जो यूज़ किया जा रहा है वो ओवर यूज़ किया जा रहा है, मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, ठीक है। आगे क्या बोला, डिफॉरेस्टेशन एंड रिमूवल ऑफ वेजिटेशन कवर, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की लगातार कटाई की जा रही है, और रिमूवल ऑफ वेजिटेशन कवर का मतलब क्या है कि जितनी भी उस लैंड के ऊपर वेजिटेशन है, पेड़ पौधे जंगल, ये सारी चीज़ें, उन सभी को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर एंड विंड, ठीक है, जो सॉइल इरोजन हो जाता है विंड एंड वाटर की वजह से। अब सॉइल इरोजन मतलब क्या है कि जो हमारे पास लैंड है, लैंड की ऊपर वाली जो मिट्टी है वो बह के चली जाती है, किसकी वजह से, पानी की वजह से और हवा की वजह से। लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज, जो हमारे पहाड़ी एरियाज होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह आती हैं। लैंडस्लाइड्स क्या चीज़ होता है, जैसे हमारे पास माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन पर उसकी जो ज़मीन है वो फिसल कर क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। आगे क्या बोला, डिजर्टिफिकेशन ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग एंड पुअर लैंड मैनेजमेंट। क्या बोला, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ज़मीन का बंजर हो जाना, एक तरीके से डिजर्ट में, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाना। रेगिस्तान एक तरीके से कैसे इलाका होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, बंजर होता है, ठीक है। आगे क्या बोला, पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, वेस्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट। और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से पोल्यूशन होता है, वेस्ट आता है, ठीक है, इसकी वजह से ज़मीन हमारी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ओवरऑल क्या चीज़ है, ज़मीन के साथ ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। ये सारी समस्याएं हैं कि उन पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उनका सही से देखभाल नहीं की जा रही है, जंगलों को, वेजिटेशन को काट दे रहे हैं, लैंड सॉइल इरोजन वगैरह हो रहा है, हवा की वजह से, पानी की वजह से लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रहे हैं, उनको डिजर्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह होता है। ये सारी समस्या किसके साथ है, हमारे ज़मीनों के साथ है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पास, इस चीज़ को ध्यान देने योग्य है, ठीक है। बोला है कि इस दुनिया की 90% जो आबादी है, ठीक है, वो सिर्फ 30% एरिया पे ही रहती है, ठीक है। बाकी जो 70% एरिया है वो लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, ठीक है। बाकी का जो 70% एरिया है, या तो वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ की आबादी या तो बहुत कम है, या फिर अनइनहेबिटेड है, मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल कोई भी लोग रहते ही नहीं है। इसका मतलब समझ लो,
इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारी पूरी की पूरी दुनिया की ज़मीन है, ठीक है। अब ये जो पूरी दुनिया की मान लो ज़मीन है, इस ज़मीन का सिर्फ 30% हिस्सा है, ठीक है। इस ज़मीन का सिर्फ 30% ही हिस्सा है जहाँ पर क्या है, इंसान रहते हैं, ठीक है। बाकी ज़मीन जो 70% ज़मीन है उसमें से बहुत ही कम इलाका है जहाँ पे बहुत थोड़ी आबादी रहती है, और ज़्यादातर इलाका ऐसा है जो पूरी तरीके से क्या है, खाली है, ठीक है। तो देखो, एक तो हमारे पास ज़मीन, बहुत कम ज़मीन है जिसपे हम रह सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे के इलाके में इनहेबिटेटेड है, ठीक है, वहाँ पे आप इंसान रह ही नहीं सकते। अब जो हमारे पास 30% ज़मीन रहने योग्य भी है, थोड़ी सी ज़मीन जो रहने योग्य भी है, उसमें इतनी सारी आबादी के सिवा आपको खाना भी उगाना है, खाने उगाने के साथ इतने सारे जानवर और जंगल को भी मेंटेन करके रखना है, तो बहुत सारी समस्या है ज़मीन के साथ हमारी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब लैंड कंजर्वेशन की बात आ रही है, तो लैंड कंजर्वेशन कैसे होगा, इसमें कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एफोरेस्टेशन का मतलब क्या बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। फिर बोल रहा है टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या चीज़ है, टेरेस फार्मिंग का मतलब ये है कि हमारे जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो हमारे पास माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पे क्या किया जाए, माउंटेन्स पे खेती वगैरह किया जाए, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, माउंटेन्स पर खेती, ये देखो कुछ इस तरीके का। जैसे ये हमारे पास माउंटेन है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे माउंटेन्स को कट डाउन कर दिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप पाओगे कि इसको कट कर दिए, और कट करने के बाद यहाँ पे बीच में क्या बना दिए, ये देखिए यहाँ पे बीच में क्या बना दिए, स्पेस बना दिए। और ये जो स्पेस वाला एरिया, यहाँ पर क्या करते हैं लोग, फसल वगैरह ग्रो करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, यूजिंग लैंड फॉर सूटेबल पर्पजेज बोल रहा है क्या, और इसके अलावा ज़मीन का इस्तेमाल सूटेबल पर्पज के लिए, मतलब सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ चीज़ें समझो। जैसे ज़मीन की हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे अर्थ पर ज़मीन की इतनी सारी प्रॉब्लम है। अब ऐसा नहीं कि हमारे नीड के लिए कुछ है नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक चीज़ बताया था कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी धरती के पास इनफ है कि वो हमारी नीड को पूरा कर सके, मगर उसके पास इतना नहीं है हमारी धरती के पास कि वो आपकी ग्रीड को पूरा कर सके। आज आप देखो ना कि हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुका है। हर एक इंसान को चाहिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से दुनिया का धन्ना सेठ बन के बैठना चाहते हैं। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें ख्वाहिश है सभी की। 800 करोड़ प्लस आबादी है। अब 800 करोड़ प्लस आबादी की यही तमन्ना है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हो ताकि मैं उसका कंजम्पशन कर सकूँ। तो हर किसी को तो अर्थ प्रोवाइड नहीं कर सकती ना इतनी सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल में ही रिपोर्ट आई है एक, ठीक है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहते हैं कि हमारी अर्थ सिर्फ 2.5 बिलियन लोगों को ही सस्टेन कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि 250 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारी धरती आज के समय में संभाल नहीं सकती, जबकि हमारी पृथ्वी की पूरी आबादी 800 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अब 800 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, उसी में भी हर किसी की ख्वाहिशें हैं। हर किसी को चाहिए कि बंगला चाहिए, हर किसी को गाड़ी चाहिए, हर किसी को बहुत बड़े लेवल पे क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, ठीक है। हर कोई प्रॉपर्टी चाहता है। अब इतनी सारी चीज़ें हमारी धरती सस्टेन ही नहीं कर सकती। अब ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब इतनी सारी चीज़ें सस्टेन ही नहीं कर सकती, तो जो 250 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो सोचो, जब 250 करोड़ की बात हो रही है, 250 करोड़ ही बहुत ज़्यादा है, तो 800 करोड़ क्या हो जाएगा। आ जा रहा है 2070 तक आपको पता है हमारी पृथ्वी की आबादी लगभग 1200 करोड़ हो जाएगी। हमारी पृथ्वी की आबादी सोचो, 1200 करोड़ लोग जब हमारी पृथ्वी पे हो जाएंगे तो विनाश ही होगा ना, और क्या होगा। आज भी आप देखो कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्सट्रीम हीट वेदर्स, एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस है वो आपको देखने को मिल रही है। जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ पे आज के समय में इतनी सारी बारिश देखने को मिल रही है। जहाँ पर बारिश होती थी वहाँ पे बारिश क्या हो गई, कम हो गई है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है। हज़ारों के हज़ार प्रजातियाँ हर रोज़ नष्ट हो रही है। इसका कारण पता है क्या, इसका कारण प्राकृतिक नहीं है। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, हमारी पृथ्वी पर जितनी प्रजातियाँ पिछले 40 लाख साल में विलुप्त नहीं हुई, उससे ज़्यादा प्रजातियाँ पिछले 40 से 100 साल के बीच में विलुप्त हो गई हैं। और ये सब के सब पता है क्या रीज़न है, ये सब के पीछे रीज़न है इंसान की अंधाधुंध डेवलपमेंट की दौड़, ठीक है। इंसान डेवलपमेंट के नाम पर इतना कुछ कर लिया है कि जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति होती है कि हम सब कुछ कर डालेंगे, बस हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक बाहर खुशी चाहिए, ठीक है। हम बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीने के पीछे, आनंदित जीवन जीने के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि इस पृथ्वी पे हम ये भूल ही गए हैं कि इस पृथ्वी पे सिर्फ हम नहीं रहते, इस पृथ्वी पे लाखों करोड़ों प्रजातियाँ, जीव जंतु सब रहते हैं, और उस प्रकृति के साथ हमने ऐसा खिलवाड़ किया,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, और जब बोला जा रहा है एफॉरेस्टेशन करो, टेरेस फार्मिंग करो, प्रॉपर लैंड यूज़ करो, ये सारी चीज़ें जब कही जा रही है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या चीज़ है? सोल्यूशन ये चीज़ है कि सबसे पहले इंसान का जो मन है ना, इंसान का मन बदलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इंसान जो है ना, हर एक इंसान चाहता है कि वो आनंदित रहे। कोई भी इंसान दुखी रहना नहीं चाहता। मैं बोलूँ कि आप दुखी रहना चाहते हो क्या, आप परेशान फ्रस्ट्रेटेड रहना चाहते हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं। इसी तरीके से हर एक इंसान, कोई फ्रस्ट्रेटेड, कोई परेशान, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए चाहता। उस दुख को मिटाने के लिए इंसान पता क्या, बाहरी लग्जरी को ढूंढता है। बाहर वो ढूंढता है कि मुझे घर मिल जाएगा, मुझे अच्छा परिवार मिल जाएगा, मुझे अच्छी बाइक मिल जाएगी, मुझे ढेर सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है, पर्सनल मेरा जेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पाके इंसान सोचता है कि उसकी जो दुख तकलीफ़ें मिट जाएगी, ठीक है, उसको आनंद मिल जाएगा। मगर इस आनंद की तलाश में इंसान की जो एक बेचैनी है ना, इंसान की जो परेशानी है ना, वो कंटिन्यूसली बढ़ती ही गई है। जिसकी वजह से पता है क्या हुआ है? जिसकी वजह से ये हुआ है कि जितनी हमारी बेचैनी बढ़ी, हमने बाहर की ओर डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ा दिया, हमने बाहर की ओर प्रगति को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जिसकी वजह से ये हुआ कि आज हमारी पृथ्वी 6th मास एक्सटिंक्शन के बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब छठा महाप्रलय की इस पृथ्वी पर सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके हम बहुत ज़्यादा करीब है। और इसका एकमात्र रीज़न है हमारे ह्यूमंस, विक्षिप्त ह्यूमंस, पागल ह्यूमंस, जिनको कोई समझ नहीं है और सिर्फ भागे ही जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने श्लोक की चर्चा की थी, कि उस श्लोक को मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के। तो ये हमारे पास जो भगवत गीता का श्लोक नंबर 2 62-63 है। क्या चीज़ कह रहा है? जब इंसान इंद्रियों के विषय में उलझकर जीता है और बार बार उन्हीं के बारे में सोचता है, तो वह बाहरी सुख में फंस जाता है। फिर धीरे धीरे ये होता है कि उसको लगाव होता है, लगाव से इच्छा का जन्म होता है, इच्छा से क्रोध आता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति नाश, और फिर बुद्धि विनाश, फिर पूरी तरीके से विनाश। अब मैं आगे चल के इसको भी लिंक करूँगा कि ये श्लोक कैसी आज की हमारी बात कर रहा है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप इस चीज़ को डिस्कस करोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आउट ऑफ द टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है। अगर आप गहराई से चीज़ों को समझते हो, अगर आप सच में डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, जो चीज़ों को समझना चाहते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से रट के एग्जाम में मार्क्स नहीं लेके आना चाहते, तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मस्त मार्क्स लेके आना है, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एग्जाम में पास हो जाएगा, 95% आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है, फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप वहाँ पे जाइए, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इस चैनल पे आए तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो मेरी एक तरह की ड्यूटी है, जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट टॉपिक ही नहीं आपको रटाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चलिए आगे हमारे पास क्या चीज़ है? लैंड कंजर्वेशन के लिए कंट्रोल ग्रेजिंग। कंट्रोल ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि जो ज़मीनों पे जो पेस्चर्स वगैरह होते हैं, जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज को चरते हैं, ठीक है, और उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने को बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जो जानवर अनाज चरते हैं वो तो क्या करते हैं, सीधे सीधे जड़ से ही अनाज को उखाड़ लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, रेगुलेशंस वगैरह बनाओ, प्रॉपर रूल्स वगैरह बनाओ। जो इलीगल माइनिंग वगैरह की जाती है, पेड़ों की कटाई वगैरह की जाती है, इस पर सख्त कानून होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कि लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, लोगों को पार्टिसिपेशन ज़रूर। चलिए अब आगे हम सॉइल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सॉइल रिसोर्स से पहले 1 सेकेंड मुझे देंगे। चलिए सॉइल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन समझो। बोले सोइल इज द थिन टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। बोले सॉइल क्या चीज़ होती है? हमारी जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन की सबसे ऊपरी लेयर होती है। ज़मीन जो होती है, ज़मीन की सबसे ऊपरी लेयर पे हमारे पास क्या होती है? मिट्टी होती है। इसी मिट्टी पे हमारे प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। बोले इट इज़ मेड अप ऑफ टिनी रॉक स्पीसीज, मिनरल्स एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोल रहा है ये किससे बनता है? जो रॉक चट्टान के पीसीज होते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सभी के जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जब जानवर पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो उन सारे कारणों की वजह से हमारी क्या बनती है? मिट्टी बनती है, ठीक है। अब आगे देखो, बोले हाउ इज सॉइल फॉर्म? मिट्टी बनती कैसे है? कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है मिट्टी के बनने के लिए? बोले सॉइल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। बोले मिट्टी को बनने में हज़ारों साल का समय लगता है। बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस, कि मिट्टी जो हमारी पत्थर टूटता है, पत्थर के टूटने से और कई सारे प्राकृतिक प्रोसेसेस से हमारे पास मिट्टी हमारी क्या होती है? तैयार होती है,
ठीक है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक डायग्राम के मदद से समझो। देखो ये जो हमारे पास, ये देखो ये सॉइल है हमारे पास, ये जो हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, यही हमारे पास क्या चीज़ है, सॉइल है। इसी टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर ही हमारे पास प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। इस टॉप मोस्ट सॉइल के नीचे ये हमारे पास ये पोर्शन क्या चीज़ है, हमारे पास सब सॉइल है, जहाँ पे सिल्ट, सैंड, क्ले, ये सारी चीज़ें होती है। उसके और नीचे जाओगे तो हमारे पास वेदर रॉक मटीरियल होता है, ठीक है। उसके और नीचे जाओगे तो पेरेंट रॉक होता है। तो पेरेंट रॉक ही धीरे 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 क्या होता है, टूटने लग जाता है। टूटने के बाद धीरे धीरे जो टॉप का लेयर होता है वो कन्वर्ट होकर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पेरेंट रॉक क्या चाहिए होता है, यही पेरेंट रॉक ही डिसाइड करता है कि सॉइल का कलर क्या होगा, सॉइल दिखेगा कैसा, ठीक है, सॉइल की बनावट कैसे, कि कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, पेरेंट रॉक डिसाइड करता है, ठीक है। तो 3 लेयर होते हैं, पेरेंट रॉक, उसके ऊपर क्या होता है, वेदर रॉक। वेदर रॉक ही टूटता है हमारे पास क्लाइमेट वगैरह की वजह से, मौसम जैसी बदलती है तो हज़ारों साल का समय लगता है। इसमें क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये सब सॉइल क्रिएट होता है, उसके बाद हमारे पास टॉप सॉइल क्रिएट होता है, ठीक है, ये चीज़। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे पेरेंट रॉक के बारे में बात करा, ये क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज मेड। ये बिल्कुल ओरिजिनल रॉक होता है, बिल्कुल ओरिजिनल मिट्टी होती है जो बिल्कुल डाउन में होती है, बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है, उसकी वजह से ही मिट्टी बनती है। इट डिसाइड द सॉइल कलर एंड मिनरल्स, ठीक है, ये बात कर लिए कि कलर और सॉइल होगा कैसे, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, रिलीफ है। द शेप ऑफ द लैंड, फ्लैट लैंड हैज़ मोर सॉइल। बोल रहा है कि रिलीफ, रिलीफ मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो शेप होता है कि उसकी बनावट कैसे होगी। बोल रहा है कि जो हमारे पास फ्लैट लैंड होगा, फ्लैट लैंड पर क्या चीज़ होगा, मिट्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टीप स्लो लो ईजिली। अगर मान लो कि हमारे पास इस तरीके का स्लोप है, ढलान इस तरीके की है, तो इसके ऊपर जो मिट्टी होगी वो ना बह के नीचे आ जाएगी। अगर मान लो ज़मीन कुछ इस तरीके की है तो इसके ऊपर अगर मिट्टी होगी भी तो मिट्टी टिकेगी और ज़्यादा भी होगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, क्लाइमेट, रेन, विंड एंड टेम्परेचर इफेक्ट हाउ फास्ट रॉक ब्रेक डाउन टू फॉर्म सॉइल, ठीक है। बोल रहा है कि बारिश, हवा, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मिट्टी जो हमारे पास चट्टान होगा कितनी जल्दी टूटेगा। हवा ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर जल्दी से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास चट्टान जल्दी टूटेगा। और जब चट्टान टूटता है तो वही क्या बन जाता है, मिट्टी आपका बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना भी डिसाइड करते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। तो बोला प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मिक्सिंग द सॉइल एंड एडिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बोल रहे प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, सॉइल को मिक्स होने में मदद करते हैं और साथ साथ में उसके पोषक तत्व को मिलाने में मदद करते हैं। पोषक तत्व वगैरह मिल जाएंगे तभी तो हमारी मिट्टी फर्टाइल होगी, अदरवाइज मिट्टी फर्टाइल होगी, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, आपको समझ में आएगा, ठीक। मैंने आपको क्या बताया कि मिट्टी की डेफिनेशन क्या चीज़ होती है, टॉप लेयर होती है मिट्टी, उसके बाद मिट्टी बनती कैसे है, तो हमने दिखाया कि जो पेरेंट रॉक होता है, जो रॉक्स होता है वो जब टूटते हैं कई सारे नेचुरल प्रोसेसेस है तो हमारी क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, ठीक है। तो पेरेंट रॉक से मेनली बनता है, ओरिजिनल रॉक होता है, इसी से मिट्टी बनती है, ठीक। इसके अलावा रिलीफ भी मेन फैक्टर प्ले करता है मिट्टी बनने में। रिलीफ अगर इस तरह स्लोपिकल है तो मिट्टी नहीं कम बनेगी, इस तरह अगर फ्लैट है तो मिट्टी ज़्यादा बनेगी। क्लाइमेट भी रोल प्ले करता है, हमने देखा कि बारिश, हवा, ठीक है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मिट्टी बनने में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधे भी अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करने में हेल्प करते हैं।